हेलो एस्पिरेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूपीपीएससी अध्ययन में बहुत बहुत स्वागत है। कि एक सीरीज होगी, जैसे पता है कि ये जनरल स्टडी यानी सामान्य अध्ययन की टेस्ट सीरीज वाली क्लास है, जिसमें हम एमसीक्यू के माध्यम से पूरे सिलेबस का रिवीजन कराएंगे। ठीक है, एमसीक्यू के माध्यम से पूरे सिलेबस का रिवीजन कराएंगे। ठीक, एक सीरीज हमारी हो गई है और ये चैनल बने हुए ही अभी 3 दिन ही हुआ है कि मैंने चैनल पे वीडियो अपलोड करना स्टार्ट किया है। ठीक है, अब ये मेरी मेहनत है और आप लोगों के साथ की ज़रूरत है कि चैनल ये ग्रो कराएंगे। और आप देखेंगे कि आप बताएंगे कि आपको ये टेस्ट सीरीज कैसी लग रही है। ठीक है, क्योंकि मैंने इसमें सारे ऑल सब्जेक्ट इसमें शामिल किए हुए हैं। ठीक है, इसमें हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, एनवायरमेंट इकोलॉजी है, ठीक है, जियोग्राफी है और करंट अफेयर भी मैंने इसमें शामिल किया हुआ है। ठीक है, और करंट अफेयर वही है जैसे इस मंथ का है लेटेस्ट ही करंट अफेयर इसमें हम शामिल करे हैं। ठीक है, आज चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। ठीक है, देखते हैं आप लोग कितना इसको कर पाते हैं। कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग कर पा रहे हैं। हाँ, अगर आप ये टेस्ट सीरीज लगाएंगे तो आपकी नॉलेज में तो इन्हांस होगा ही, साथ में आपकी प्रैक्टिस भी होती चलेगी और सारे एक साथ पूरे रिवीजन आप एक साथ करने बैठते तो नहीं हो पाता है। इस बहाने आपका एक साथ रिवीजन होता चला जाएगा सारे सब्जेक्ट का। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन क्लास एक हो गई है जिसमें सिंपल से क्वेश्चन हमने लिए थे, लेकिन आज क्वेश्चन थोड़ा पहले इजी टू मॉडरेट और टफ लेवल के हैं। ठीक है, क्वेश्चन इस तरह से लिए हैं, लेकिन आप कर ले जाएंगे अगर आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। केंद्र में द्वैध शासन यानी डायरकी। ठीक है, केंद्र में द्वैध शासन यानी डायरकी किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? ठीक है, ऑप्शन ए है 1909 के अधिनियम के अंतर्गत, ऑप्शन बी है भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत, ऑप्शन सी है भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत और ऑप्शन डी है भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत। आपको बताना है कि केंद्र में द्वैध शासन यानी डायरकी किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था। ठीक है, अब आप पहले आंसर बताइए, फिर उसके बाद हम एक्सप्लेनेशन भी आपको साथ में कराएंगे। ठीक है, क्योंकि इस तरह से सिर्फ टिक लगाना नहीं है कि अगर जो बच्चे पहले पढ़ रहे होंगे, ठीक है, उनका फिर लॉस होगा। ठीक है, उनका फिर टाइम वेस्ट ही होगा, क्योंकि उन्हें नहीं पता होगा कि इसका और भी क्या इसका एक्सप्लेनेशन हो सकता है। ठीक है, जिससे क्योंकि एक्सप्लेनेशन करने से ये नहीं है यही क्वेश्चन आ जाए सेम, उससे क्या आपके थ्रू आउट 360 डिग्री हम आपको कराते जाएंगे, जिससे आपके और भी क्वेश्चन जो बनेंगे वो कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा, इसका आंसर क्या होने वाला है? भारत सरकार अधिनियम 1935 में 1935। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, डायरकी स्थापित किया गया था द्वैध शासन। पहले तो हम आपको बता दें कि डायरकी है क्या, किसे डायरकी कहते हैं। ठीक है, डायरकी क्या है, द्वैध शासन क्या है? जब दो शासन, ठीक है, जब दो शासन एक साथ सत्ता का संचालन करें। ठीक है, जब दो शासक एक साथ सत्ता का संचालन करें तो इसे क्या कहते हैं? डायरकी कहते हैं। डायरकी शासन कहते हैं जब एक साथ क्या होते हैं, दो शासक संचालित करते हैं सत्ता को, यानी कि चलाते हैं, तब इसको क्या बोलते हैं? डायरकी बोलते हैं। ठीक है, एक मिनट। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, इस अधिनियम के तहत केंद्र में 2 तरह की सरकारें बनी। एक सरकार गवर्नर जनरल, एक सरकार कौन थी? जो गवर्नर जनरल की थी, और दूसरी सरकार किसकी थी? मंत्रिपरिषद की। ठीक है, और हम आपको जल्दी से बताते जाएंगे, क्योंकि लिखेंगे तो फिर बहुत टाइम जाता है। ये प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, ये एमसीक्यू सीरीज है, लेकिन हम जिसमें जरूरी रहेगा एक्सप्लेनेशन उसमें कराएंगे। ठीक है, क्या हमने बताया कि केंद्र में 2 तरह की सरकारें बनी। एक सरकार गवर्नर जनरल की थी और दूसरी सरकार किसकी थी? मंत्रिपरिषद की थी। ठीक है, इस व्यवस्था के अंतर्गत क्या हुआ था? इस व्यवस्था में गवर्नर जनरल को आरक्षित विषयों पर अधिकार था। ठीक है, जो गवर्नर जनरल था उनको आरक्षित विषयों, क्योंकि 2 विषयों पर इसमें बांट दिया गया था, 2 विषयों को बांट दिया गया था। एक था आरक्षित विषय और एक थे हस्तांतरित विषय। ठीक है, एक थे आरक्षित विषय, एक थे हस्तांतरित विषय। एक तो थे रिजर्व सब्जेक्ट थे और दूसरे थे कि ट्रांसफर सब्जेक्ट थे। ठीक है, कौन सा था? ट्रांसफर सब्जेक्ट थे। तो क्या हुआ, आरक्षित विषयों पे रक्षा, विदेशी मामले और धार्मिक मुद्दे शामिल थे। ठीक है, आरक्षित विषयों में क्या क्या शामिल था? रक्षा, विदेशी मामले और धार्मिक मुद्दे शामिल थे। ठीक है, और इस पर अधिकार किसका, कंट्रोल किसका था? गवर्नर जनरल का। ठीक है, किसका था? गवर्नर जनरल का। और हस्तांतरित विषय थे
इनका प्रबंधन किनके पास था? मंत्री परिषद के पास था इनका प्रबंधन हस्तांतरित विषय का। ठीक है, तो दो प्रकार के शासक हो गए। ठीक है, एक तो क्या है, किन विषयों पे कर रहे हैं? रक्षा, विदेशी मामले और धार्मिक मुद्दों पर, और एक है हस्तांतरित जो सब्जेक्ट है उन पर कर रहे हैं। ठीक है, तो एक तो गवर्नर जनरल चला रही थी, एक और मंत्री परिषद यानी ठीक है, मंत्री परिषद यानी कि मंत्री लोग चला रहे थे। इस अधिनियम के तहत केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था की भी शुरुआत की गई थी। 1935 का जो अधिनियम था, इसमें केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था की भी शुरुआत इसी टाइम पे की गई थी, इसी अधिनियम पे की गई थी। द्विसदनीय और द्वैध शासन में अंतर है। द्विसदनीय में जब दो सदन होते, जैसे कि अभी है राज्यसभा है, एक लोकसभा है। ठीक है, तो इसकी शुरुआत कब की गई थी? ये 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत की गई थी। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 को भारतीय संविधान का खाका भी कहा जाता है। ठीक है, मेन प्रारूप यही है 1935 का, और यह ब्रिटिश भारत का आखिरी संविधान था। कौन सा? ब्रिटिश भारत का आखिरी संविधान था। कौन सा? 1935। ठीक है, 1935। ठीक है, अब क्या आप समझ गए ना आपका भारत सरकार अधिनियम क्या कब आया था और इसमें कब द्वैध शासन की शुरुआत की गई थी? भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्र में द्वैध शासन, एक नए अखिल भारतीय संघ की स्थापना तथा प्रांतों में, ये भी बता दें आपको, प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त किया गया था। ठीक है, और स्टार्ट कब किया गया था प्रांतों में द्वैध शासन? 1919 के अधिनियम के अंतर्गत किया गया था। ठीक है, 1919 के अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में द्वैध शासन लगाया गया था। ठीक है, और केंद्र में कब? 1935 को, याद रखना, केंद्र में कब? 1935 को, और प्रांतों में कब किया गया था? 1919 के अधिनियम के अंतर्गत किया गया था। ठीक है, और पता है ये दो विषय थे, आपको पता है, एक आरक्षित विषय थे और दूसरे हस्तांतरित विषय थे। ठीक है, और उसमें आरक्षित विषय पे गवर्नर जनरल का कंट्रोल था और हस्तांतरित विषय पे क्या था? भारतीय मंत्रिपरिषद थी, जो मंत्रिपरिषद का कंट्रोल हुआ करता था। ठीक है, तो क्या हुआ? केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत आया? भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत। तो आंसर क्या हो गया इसका? सी। ठीक है, काफी हमने एक्सप्लेनेशन भी दे दिया है आपको। ठीक है, काफी दे दिया है। ठीक है, इतने से ज्यादा तो आगे पूछेगा ही नहीं। ठीक है, कितना हो गया? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है अपने सामने। 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता यानी विशेषताएं हैं? ठीक है, एक बार और पढ़ लीजिए। अच्छा, पहले ये है कि सब सारा कुछ अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले ये रहता है कि हम क्वेश्चन को कितने आराम से पढ़ते हैं। ठीक है, अगर हम हड़बड़ाहट में जल्दी, क्योंकि एग्जाम हॉल में यही होता है, आते हुए क्वेश्चन छूट जाते हैं, क्योंकि एक तो टाइम का प्रेशर होता है। अब आपको पता है कि अब पेपर भी बहुत लेंदी बनाने लग गया आयोग। ठीक है, पेपर भी बहुत लेंदी और टाइम का कम वो रहता है, तो आप इसमें क्या होगा? आपको प्रैक्टिस करनी होगी। अब 2025 में अक्टूबर में एग्जाम है PCS का, तो अगर आप अभी से लेके MCQ की प्रैक्टिस सेट करेंगे, ठीक है, अभी से अगर आप टेस्ट लगाएंगे, मॉक टेस्ट वगैरह अभी से लगाएंगे, तो तब तक आप तैयार हो जाएंगे प्री के लिए। ठीक है, अगर 1 महीने में नहीं होने वाला ये। ठीक है, तो 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं या विशेषताएं हैं? नंबर 1 है प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था। नंबर 2 है मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था। और नंबर 3 है केंद्र सरकार द्वारा प्रांतों को विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनना है। आपको बताना है कि 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हुआ करती थी यानी थी। ठीक है, तो क्या था? पहले हम देख लेते हैं प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था ये थी। ठीक है, 1919 के में तो प्रांतों में थी, और ये कब हटाया गया था? 1935 में। अभी जस्ट हम बता रहे थे पहले क्वेश्चन में। ठीक है, तो क्या था? प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था ये थी। मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, ये बाद बताएंगे अभी। केंद्र सरकार द्वारा प्रांतों को विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण, और क्या किया गया था? केंद्र सरकार द्वारा प्रांतों को विधायिका बनाने यानी लेजिस्लेचर का कंट्रोल। 1 मिनट, हम पेन यहाँ चला रहे हैं। ठीक है, क्या होता है? लेजिस्लेचर कंट्रोल का इन्हें पावर दिया गया था। ठीक है, कहाँ पे? केंद्र सरकार द्वारा प्रांतों को दिया गया था। ठीक है, अब आपको बताना है कि निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनना है आपको। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 3, और ऑप्शन डी 1, 2 और 3। क्या होगा? जैसे कि 1 बता दिया है और केंद्र सरकार द्वारा, ये भी सही है, 3rd नंबर भी सही है, केंद्र सरकार द्वारा प्रांतों को विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3। ठीक है, आंसर हो जाएगा 1 और 3। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये था आंसर। क्या हो जाएगा? सी, 1 और 3। ठीक है, और ये बताएं आपको
कि ये वाला मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था क्या थी, पहले हम आपको एक बार सुन लीजिए, आप लोग एक्सप्लेनेशन आप सुन लीजिए एक बार, ठीक है, जो जिसमें जरूर होगा उसमें देंगे, ज़्यादा ऐसा हम टाइम नहीं लेंगे, ठीक है। भारत शासन अधिनियम 1919, ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1919 ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित अधिनियम था, ठीक है, ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित अधिनियम था, जिसका उद्देश्य भारतीय शासन में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाना था, ठीक है। क्या था, भारतीय शासन में भारतीयों की यानी भारतीय लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित करना था, ठीक है। इस अधिनियम को ठीक है, इस अधिनियम को भारत सचिव, ठीक है, आपको एडविन हो गया, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड नाम सुना होगा आपने, मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड, ठीक है। भारत सचिव थे वो मॉन्टेग्यू, और वायसराय कौन थे उस समय पे, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में ये पारित हुआ गया, के समय में ये पारित हुआ था। कौन सा, 1919 अधिनियम, ठीक है। कौन सा ये हुआ था, भारत शासन अधिनियम 1919 कब हुआ था, जब उस समय भारत सचिव कौन थे, एडविन मॉन्टेग्यू, और वायसराय कौन थे, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ठीक है, उस समय हुआ था, ये पारित हुआ था, ठीक है। इस अधिनियम द्वारा राज्यों में द्वैध यानी दायर की, ठीक है, पारित किया गया था, ठीक है। इस अधिनियम के जरिए राज्यों में द्वैध शासन व्यवस्था पारित की गई थी 1919 में, ठीक है। राज्यों में आया था यानी कि प्रांतों में, उस टाइम प्रांत बोला करते थे राज्यों को, यानी प्रांतों में 1919 में हुई थी, कौन सी, दायर की स्टार्ट हुई थी, और सेंटर लेवल पे अगर संघ की बात करी जाए, केंद्र की बात करी जाए तो 1935 में हुई थी दायर की, ठीक है, 1935 में दायर की स्टार्ट हुई थी, ठीक है। और जैसे आपको पता है कि राज्यों को भी दो विषय में बांटा गया था, दो सब्जेक्ट में बांटा गया था, आरक्षित विषय थे और हस्तांतरित विषय थे। और अगर हस्तांतरित विषयों की बात करी जाए तो इसके संबंध में केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायनी शक्ति का हस्तांतरण किया गया था, ठीक है। और कितना, क्या, विधायनी शक्ति का हस्तांतरण किया गया था, ठीक है, क्योंकि विधान बना सकते हैं अपना, उसका ये हस्तांतरण किया था किसने, राज्य ने, क्योंकि राज्य में ही हुआ था, ठीक है। और बात हुई है मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था का, तो मुसलमानों के पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था का प्रावधान 1919 में ही कर दिया था, आपको पता होगा, ठीक है, 1909 में, ठीक है, 1909 में ही कर दिया गया था। कौन सा, भारत शासन अधिनियम 1909 में ही कर दिया था, कब, मुसलमानों के पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, ठीक है, यानी पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था कब कर दी थी, 1909 में ही कर दी थी। और 1919 से यह व्यवस्था न केवल जारी रही, ठीक है, 1919 में यह व्यवस्था न केवल जारी रही बल्कि इसमें क्या हुआ, सिखों, यूरोपियों, भारतीय ईसाइयों एवं एंग्लो इंडियन के लिए और बढ़ा दिया गया था इनका, यानी इसका विस्तार कर दिया गया था। तो इसलिए ये बात सही नहीं होगा, क्योंकि इसमें पूछा गया है मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था इसमें की गई थी, नहीं, ये 1909 के तहत की गई थी, ठीक है। 1919 में तो इसका विस्तार किया गया था, और उसमें विस्तार में सिखों को भी जोड़ा गया था, यूरोपियों को भी जोड़ा गया था, भारतीय ईसाइयों को भी जोड़ा गया था, और एंग्लो इंडियन, ठीक है, एंग्लो इंडियन को भी जोड़ा गया था, ठीक है, इसका विस्तार किया गया था पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, ठीक है। तो इसलिए ये सेकंड गलत हो जाएगा, और फर्स्ट और थर्ड जो नंबर रहेंगे, कथन होंगे, वो सही होंगे। तो आंसर हो जाएगा आपका 1 और 3, केवल 1 और 3, ठीक है। आंसर ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, ये पॉलिटी का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 है, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। ऑप्शन ए, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत, ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1909, और ऑप्शन डी, भारत सरकार अधिनियम 1947। 1909 बताया अब ना, भारत सरकार अधिनियम 1909 के तहत क्या हुआ था, मुसलमानों को पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत हुई थी, ठीक है, मुसलमानों को पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत हुई थी भारत सरकार अधिनियम 1909 में, ठीक है, 1909 में। 1919 में क्या हुआ था, इसका विस्तार किया गया था, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा गया, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है किससे, कौन से अधिनियम से है, भारत सरकार अधिनियम 1935। अच्छा, भारत सरकार अधिनियम 1935, ठीक है, ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1935। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति अनुच्छेद 123 में आपको पता है, अध्यादेश के कब है, अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल कितनी 1, 2, 3 123 में, ठीक है, 123 में है। और भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 42 से यह प्रेरित है, किससे प्रेरित है, किससे लेके बनाई गई है ये, भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 42 से प्रेरित है। जब भारत के संविधान का लेंदी होना, ठीक है, एक कारण ये भी है क्योंकि उस समय पे क्या था, ब्रिटिश जो संविधान था, ठीक है, 1935 भारत सरकार का, भारत सरकार अधिनियम था जो ये ब्रिटिश का ही संविधान था, इसको भी इसमें ऐड करने के कारण ये लेंदी हो गया है, ठीक है।
क्या हो गया, ये लंदी हो गया। तो किससे लिया गया, अनुच्छेद 123 में क्या है, अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति है राष्ट्रपति की, प्रेसिडेंट की, ठीक है। और यह 1935 की धारा 42 से ली गई है, ठीक है। कौन सी, भारत सरकार अधिनियम 1935, ठीक है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये फोर्थ है। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां यानी रेसिडुअरी पावर किसको दी गई थी, ठीक है। रेसिडुअरी पावर किसको दी गई थी, ठीक है। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई थी। ऑप्शन ए संघीय विधानपालिका को, ऑप्शन बी प्रांतीय विधानमंडल को, ऑप्शन सी गवर्नर जनरल को, ऑप्शन डी प्रांतीय गवर्नरों को किसको दी गई थी, ठीक है। रेसिडुअरी पावर था यानी अवशेष शक्तियां, जिसे अवशेष शक्तियां भी बोलते हैं, किसको दी गई थी, ठीक है। तो आप क्या हो गया इसका आंसर, गवर्नर जनरल को दी गई थी, ठीक है। अवशेष जो शक्तियां थी वो गवर्नर जनरल को दी गई थी। ऑप्शन सी है, ठीक है। राइट आंसर आपका क्या हो गया, ऑप्शन सी। ब्रिटिश शासनकाल में, ठीक है, ब्रिटिश शासनकाल के दौरान ही 1935 का भारत शासन अधिनियम पारित किया गया था, ठीक है। ये आप लोगों को पता होगा, जिसमें केंद्र और राज्यों की भी शक्तियों का बंटवारा किया गया था, ठीक है। संघ का मतलब ही यही होता है कि केंद्र और राज्यों की शक्तियों का बंटवारा, तथा राज्यों में द्वैध शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया था, ठीक है। 1935 के इस अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी, ठीक है। किसको प्रदान की गई थी, गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, इसमें बताने का जो है बता दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे सामने, प्रकाश सीधी रेखा। अब देखो साइंस से आ गए, 4 क्वेश्चन ये पॉलिटी से थे, अब साइंस से क्वेश्चन आगे, मैंने कहा ना सारे सब्जेक्ट लेके चलेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है क्योंकि, एक मिनट, प्रकाश सीधी रेखा में चलना प्रतीत होता है, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन ए यह छोटे कणों से बना होता है, ऑप्शन बी प्रकाश का वेग बहुत अधिक होता है, ऑप्शन सी प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बहुत छोटा होता है, ऑप्शन डी प्रकाश अपने चारों ओर परावर्तित होता है। अच्छा, ये आगे चल के क्लास बाइलैंग्वेल ही हो जाएगी। एक्चुअली अब कुछ एरर आ रहा है लैपटॉप में, नहीं हो पा रहा है, ठीक है। मुझे एक ऐप इसमें डाउनलोड करना पड़ेगा, उसके बाद फिर हम इसे बाइलैंग्वेल कर देंगे इस क्लास को, ठीक है। इसलिए अभी आप है, क्योंकि जो इंग्लिश मीडियम, वैसे बाकी जो टर्म ऐसे हैं वो इंग्लिश में हम बोल ही रहे हैं, जिससे आपको कोई दिक्कत न हो अगर जो इसमें बच्चे इंग्लिश मीडियम के जुड़े होंगे, ठीक है। तो क्या प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है क्योंकि यह छोटे कणों से बनता है, प्रकाश का वेग बहुत अधिक होता है, ऑप्शन सी प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बहुत छोटा होता है, ऑप्शन डी प्रकाश अपने चारों परावर्तित यानी रिफ्लेक्ट कर देता है, परावर्तित होता है, ठीक। तो आंसर क्या होगा, प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बहुत छोटा होता है, ठीक है। ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्या होता है, प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बहुत छोटा होता है, प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बहुत छोटा होता है तथा उसका विवर्तन भी बहुत छोटा होता है, जो हमारी क्या होती है, जो हमारी आंखें देख नहीं सकती, इसलिए प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है, ठीक है। इसका तरंग दैर्ध्य बहुत छोटा होता है, ठीक है, और इसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है ना, वो भी यानी विवर्तन, वो भी बहुत छोटी होती है देखने में। अगर वो ऐसे लगेगा क्योंकि इतना छोटे होने के बाद, क्योंकि हमारी आंखें उसे देख नहीं पाती, तो हमें देखने में ऐसा लगता है कि प्रकाश सीधी रेखा में चल रहा है, पर लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है, ऐसा होता नहीं है। तो ऑप्शन क्या है, सी, प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बहुत छोटा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन सारे ऐसे पीसीएस क्वेश्चन अधिकांश पूछता है, और आपको बताते चलेंगे ये क्वेश्चन आप यूपीएससी, यूपीपीएससी यानी कि यूपीपीसीएस, बीपीएससी, आरओ और यूपीटीपीएससी के लिए ये क्लास आप देख सकते हैं, ठीक है। जनरल स्टडीज के लिए, सामान्य अध्ययन के लिए ये आप क्लास देख सकते हैं, ठीक है। ये सभी को लेके मैंने ये क्लास बनाई हुई है, ठीक है। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है किस में होता है, ए हीरे में, बी पानी में, सी निर्वात में, डी हाइड्रोजन में, किस में होता है। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है किस में होता है, हाँ ठीक है, किसमें होगा, प्रकाश का क्या वेग अधिकतम होता है किसमें, निर्वात में, ठीक है। किसमें हो गया, वैक्यूम में, ठीक है, किसमें हो गया, वैक्यूम में, निर्वात में अधिकतम होगा प्रकाश का वेग, ठीक है। प्रकाश का वेग अधिकतम किसमें होगा, निर्वात में यानी वैक्यूम में, ना तो हीरे में होगा, ना पानी में होगा, ना हाइड्रोजन में होगा, सबसे ज्यादा किसमें होगा, निर्वात में यानी कि वैक्यूम में होगा, प्रकाश का वेग अधिकतम होगा, ठीक है। क्योंकि उससे एक प्रकाश को कभी की माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, माध्यम की जरूरत नहीं, प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है।
अगर माध्यम की ज़रूरत पड़ती होती, ठीक है, अगर माध्यम की ज़रूरत पड़ती होती तो इतने दूर से जो सूर्य से प्रकाश आ रहा है तो वो आ नहीं पाता, क्योंकि जब वो आता है स्पेस से भी होकर गुजरता है तो वहाँ तो क्या होता है, वैक्यूम होता है। क्योंकि अगर माध्यम की जरूरत पड़ती है तो वहाँ से प्रकाश होकर आ नहीं पाता नीचे पृथ्वी तक, ठीक है, नहीं आ पाता, ठीक है। इसलिए प्रकाश के वेग अधिकतम किस में होता है, निर्वात में, ठीक है। सबसे ज़्यादा प्रकाश किस में चलेगा, निर्वात में, ठीक है, वैक्यूम में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे सामने ये रहा, एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के कारण अच्छा, एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है, ठीक है। एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है। ऑप्शन ए प्रकाश के अवशोषण के कारण, ऑप्शन बी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, ऑप्शन सी कुछ स्वाभाविक गुण के कारण, ऑप्शन डी इसके आणविक संरचना के कारण। क्या होगा आंसर? एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है, प्रकाश के अवशोषण के कारण, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण, कुछ स्वाभाविक गुण के कारण, या इसके आणविक संरचना के कारण। क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण चमकता है, ठीक है। किसके कारण चमकता है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है, बी इसका हो गया राइट आंसर। जब प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, ठीक है, सघन माध्यम से, ठीक है, डेंस मीडियम से किसमें, विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तो आपतन कोण के, ये बाकी साइंस की लैंग्वेज है, उसमें साइंस जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे डेप्थ में। तो आपतन कोण के क्रांतिक कोण से अधिक हो जाने पर, आपतन कोण के क्रांतिक कोण के अधिक हो जाने पर अपवर्तित किरण सघन माध्यम से वापस लौट जाती है, ठीक है, सघन माध्यम में वापस लौट जाती है। कहाँ से? विरल माध्यम से, ठीक है, जिससे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इसे ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। एक बार सुनिए, जब प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब प्रवेश करेगी, एंटर करेगी, तो जो उसका आपतन कोण होगा वो क्रांतिक कोण से अधिक हो जाने पर, ठीक है, अधिक हो जाएगा, तो अपवर्तित किरण जो होगी सघन माध्यम में वापस लौट जाएगी, ठीक है, किससे? विरल माध्यम से, जिसमें कि जिसे ही इस क्रिया को ही क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, ठीक है। इसलिए इस कारण क्या होता है? कटा हुआ हीरा अधिक क्या कहते हैं? चमकीला दिखाई देता है, ठीक है, अधिक चमकीला दिखाई देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन कितना, ऑप्शन क्या बी हो गया इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, दृष्टिपटल यानी रेटिना पर जो चित्र बनता है, दृष्टिपटल यानी रेटिना पर जो चित्र बनता है, ऑप्शन ए वह वस्तु के बराबर होता है पर उल्टा होता है, ऑप्शन बी वह वस्तु से छोटा होता है वह सीधा होता है, ऑप्शन सी वह वस्तु से छोटा होता है वह उल्टा होता है, ऑप्शन डी वह वस्तु के बराबर होता है वह सीधा होता है। क्या होगा? दृष्टिपटल रेटिना पर जो चित्र बनेगा वह कैसा होगा? वह वस्तु से छोटा होता है वह उल्टा होता है, ठीक है, वह वस्तु से छोटा होता है और उल्टा होता है, ठीक है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा, छोटा व वास्तविक बनता है, ठीक है। रेटिना पर जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा उल्टा बनेगा, छोटा बनेगा और वास्तविक बनता है, ठीक है। और ये क्या होती है? ये से हमारी आँख है, यानी मैसेज जब उस माइंड में जाता है तो ये आँखें किसको, उल्टे को क्या सीधा करके देखती हैं, फिर बनता कैसा है? उल्टा, ठीक है, कैसा बनता है? उल्टा। याद रखिएगा आंसर क्या हो गया इसका? ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा हमारे सामने, सिंधु घाटी। अच्छा, अब हिस्ट्री से क्वेश्चन आ गए हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि, ऑप्शन ए यह नगरीय सभ्यता थी, ऑप्शन बी उसकी अपनी लिपि थी, ऑप्शन सी उसकी खेतिहर अर्थव्यवस्था थी, ऑप्शन डी उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था, ठीक है, उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि यह एक नगरीय सभ्यता थी। क्या थी? यह एक नगरीय सभ्यता थी, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी? एक नगरीय सभ्यता थी। सिविलाइजेशन कौन था? सिंधु घाटी सिविलाइजेशन क्या था? एक नगरीय सभ्यता थी। ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी जबकि आर्य सभ्यता ग्रामीण थी, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी, ये पूछे थे क्यों गैर आर्य थी? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी जबकि आर्य जो सभ्यता थी वो ग्रामीण सिविलाइजेशन था, ठीक है। कौन सी? ग्रामीण सभ्यता थी, रूरल सिविलाइजेशन, ठीक है। क्या था? ग्रामीण सभ्यता थी, कौन सी? आर्य सभ्यता। और सिंधु घाटी सभ्यता कौन सी थी? नगरीय सभ्यता, यानी अर्बन सिविलाइजेशन था, ठीक है, अर्बन सिविलाइजेशन, ठीक है।
ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, जल्दी से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे सामने रहा, यह है निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। आपको इसमें ये देखना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है, क्योंकि नहीं कौन सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। इसमें नहीं पे पहले अंडरलाइन कर लेंगे, ठीक है। सबसे ज़्यादा मिस्टेक इसी में होती थी, लेकिन अब हम अंडरलाइन करने लगे हैं तो सिली मिस्टेक से हम बच जा रहे हैं, ठीक है। आप लोग भी ये कर सकते हैं, ये काफ़ी कारगर उपाय है, ठीक है। ऑप्शन ए है लोथल गोदीवाड़ा, ठीक है। गोदीवाड़ा किसे बोलते हैं, पोर्ट जहाँ पे होता है, ठीक है, जहाँ पर पोर्ट होता है जिसे बंदरगाह कहते हैं, ठीक है, उसे हम गोदीवाड़ा बोलते हैं हिंदी में। भाई इनका लैंग्वेज ही अलग है, ठीक है। लोथल यानी गोदीवाड़ा। और बी है कालीबंगा जोता हुआ खेत। सी है धौलावीरा हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। और डी है बनावली टूटी हुई चूड़ियों की साक्ष्य। आपको बताया इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा एक इसमें सुमेलित नहीं है, ठीक है। लोथल है, लोथल कहाँ पे था, लोथल, ठीक है। गोदीवाड़ा है जहाँ पे पोर्ट है, बंदरगाह नगर है लोथल। और यह कहाँ पे है, गुजरात, ठीक है, गुजरात में पाया गया ये लोथल, एक पोर्ट नगर था, ठीक है, बहुत विकसित नगर था ये लोथल, ठीक है। कहाँ पे ये, गुजरात में है, ठीक है। गोदीवाड़ा ही इस बिल्कुल सही है, ठीक है, पोर्ट नगर था। और कालीबंगा है जोता हुआ खेत का साक्ष्य मिला है कालीबंगा। और कालीबंगा है कहाँ पे, राजस्थान, ठीक है। कालीबंगा है कहाँ पे, राजस्थान में, ठीक है। और अगर धौलावीरा की बात की जाए तो इसमें क्या मिला, हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। धौलावीरा गुजरात में है, ठीक है, धौलावीरा गुजरात में है। और बनावली कहाँ पे है, इसमें टूटी हुई चूड़ियों के साक्ष्य मिले, ये गलत है, ठीक है, ये गलत है। कहाँ पे, बनावली में टूटी चूड़ियों के साक्ष्य नहीं मिले हैं। बनावली में पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति मिली है, ठीक है, ये गलत होगा ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। क्या हो गया, बनावली में क्या है, बनावली सबसे पहले बता दें कहाँ पे, हरियाणा में, क्योंकि ये रिवीजन हो रहा है आपका, ये मत सोचिएगा हम पढ़ा रहे, इसका मतलब ये रिवीजन करना, आप एक बार पढ़ चुके हैं उसको एक बार से रिकॉल करना है, ठीक है, आपको रिकॉल करना है। क्योंकि हम अगर नहीं पढ़ते किसी भी चीज़ को तो क्या होता है, हमारे माइंड से वो 60% इरेज हो जाती है, सिर्फ 40% हमारा माइंड उसको रखता है, ठीक है। इसलिए हमेशा रिविजन करते रहना चाहिए, ठीक है, रिविजन हमेशा करते रहना चाहिए। तो बनावली से क्या मिला है, पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति मिली है, नहीं हल्का एक खिलौना मिला है, ठीक है। क्या मिला, मिट्टी का बना हुआ हल्का एक खिलौना मिला है, यानी उसकी प्रतिकृति यानी प्रारूप मिला हुआ है, ठीक है, पक्की मिट्टी का बना हुआ है, ठीक, बनावली से। और बनावली है कहाँ पे, हरियाणा में है, ठीक है। यहाँ पे टूटी अगर बात की जाए, टूटी हुई चूड़ियों के साक्ष्य कहाँ से मिले, कालीबंगा से मिले, ठीक है, कहाँ से मिले हैं, कालीबंगा से भी मिले हैं, ठीक है। वहाँ जोता हुआ खेत के साक्ष्य भी मिले हैं, टूटी चूड़ियों के भी साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर है 11 हमारे सामने रहा, यह है निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है। फिर से पूछ लिया, नहीं, ठीक है, किसका सुमेल नहीं है। ए है आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, बी लोथल गुजरात में, सी कालीबंगा हरियाणा और डी रोपड़ पंजाब। आपको बताना इसमें कौन सा इसका सुमेल नहीं है। तो आलमगीरपुर तो उत्तर प्रदेश में है, सब कोई जानता है, ठीक है, आलमगीरपुर कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। और लोथल गुजरात में भी जस्ट बताया था, ठीक है, रोपड़ पंजाब में। पर कालीबंगा कहाँ पे है, कालीबंगा तो राजस्थान में, पर इसमें हरियाणा बताया गया, तो यही गलत हो जाएगा, क्या यही तो गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कालीबंगा राजस्थान के कहाँ पे है, हनुमानगढ़ जिले में, ठीक है, कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, ठीक है, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है कालीबंगा, याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे सामने है, 20 क्वेश्चन रखे हैं, बहुत जल्दी कराएंगे, ठीक है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन करना है, ठीक है। पहले आपको सम्मिलित करना है, उसके बाद आंसर निकलेगा, फिर आपको कूट दिए गए हैं उससे आपको क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है। तो सूची फर्स्ट में दी है हड़प्पा संस्कृति की बस्तियां, और सूची सेकंड में दी है नदी जिस पर वह अवस्थित है, ठीक है। ऑप्शन ए में हड़प्पा है, ऑप्शन बी में कालीबंगा, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी रोपड़, और एक में भोगवा, दो में घग्गर, सी में रावी और फोर में सतलज। जो कूट दिया गया है उसमें आपको सम्मिलित करके बताना है, ठीक है, कूट दिया गया है उसमें सम्मिलित करके आपको बताना है, ठीक है। 1 मिनट, ठीक है, कोड दिया गया है उसमें सम्मिलित करके आपको पहले बताएंगे। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, हड़प्पा संस्कृति जो किस नदी के किनारे यानी बसी थी, किस नदी किनारे स्थित है, हड़प्पा कहाँ पे, रावी। सबसे पहले हड़प्पा में पता है तो रावी नदी कर लेते हैं, ठीक है, मैच कर लेते हैं रावी नदी। तो ए का हो गया 3, ठीक है, ए का हो गया 3,
उसके बाद कालीबंगा कहाँ है, कालीबंगा है घग्गर नदी है, ठीक है, कालीबंगा राजस्थान, तो यहाँ पे घग्गर नदी है, तो बी का 2 हो गया, बी का 2 हो गया। और लोथल है भोगवा नदी, ठीक है, लोथल है भोगवा नदी, ठीक है, तो सी का फर्स्ट हो गया। एंड डी का हो गया, डी का क्या, रोपड़ सतलज, डी का 4, रोपड़ कहाँ पे, सतलज नदी के किनारे स्थित है, रोपड़ है सतलज नदी के किनारे, ठीक है। तो क्या हो गया 3, 2, 1, 4, देखते हैं कहाँ पे है 3, 2, 1, 4, ठीक है। ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है, ऑप्शन ए निकल आया है, ठीक है, इसका आंसर। एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। हड़प्पा है रावी नदी किनारे, कालीबंगा है घग्गर नदी किनारे, लोथल है भोगवा नदी किनारे, और रोपड़ है सतलज नदी किनारे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, इसका क्वेश्चन क्या, ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 हमारे सामने रहा है, भारत के निम्नांकित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा। आप देखो ज्योग्राफी से क्वेश्चन आ गया, हिस्ट्री क्वेश्चन का कंप्लीट हो गया, ज्योग्राफी से क्वेश्चन आ गया है। भारत के निम्नांकित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, इंटरनेशनल बाउंड्रीज लगी हुई हैं, ठीक है। ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी त्रिपुरा, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। इंटरनेशनल बाउंड्रीज, ठीक है, 3 तरफ से किसके, कौन से राज्यों के 3 तरफ लगी हुई हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी त्रिपुरा, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। कौन सा हो जाएगा, त्रिपुरा। त्रिपुरा आप देखेंगे मैप में, देखेंगे इंडियन मैप में, एटलस निकाल के देखेंगे आप, त्रिपुरा के, ठीक है, त्रिपुरा है, त्रिपुरा के चारों तरफ, सॉरी 3 तरफ, त्रिपुरा के राज्य के 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है त्रिपुरा राज्य, ठीक है, देखेंगे आप, त्रिपुरा है 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ठीक है, बांग्लादेश राज्य से घिरा हुआ है, त्रिपुरा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो ठीक है, इसकी 3 तरफ होगी ना इंटरनेशनल बाउंड्री, किसमें, त्रिपुरा हो गया। आंसर क्या हो गया, सी त्रिपुरा, सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 हमारे सामने रहा है, भारतीय उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था। एक बार फिर से पढ़ लेंगे, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था। ए जुरैसिक भूखंड का, बी अंगारा लैंड का, और सी इंडियाना लैंड का, और डी गोंडवाना लैंड का। ये हमने पढ़ाया है जियोग्राफी में, ठीक है, अच्छा वो मैंने अपनी दूसरी चैनल में पढ़ाया है, ठीक है। ये क्या है, गोंडवाना लैंड का। ये बताइए किसका भाग होगा, किसका भाग होगा, ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था, जिसे कहते हैं, क्या कहेंगे, गोंडवाना लैंड का। किसका भाग होगा, गोंडवाना लैंड का भाग होगा, ठीक है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अच्छा ठीक है, गोंडवाना के पहले क्या, कौन से था, पेंजिया था, उसका विभक्त हुआ, ठीक है। तो क्या एक अंगारा लैंड बना, और ऊपर उत्तर में अंगारा लैंड और दक्षिण में गोंडवाना लैंड बना था, ठीक है। उत्तर में अंगारा लैंड और दक्षिण में गोंडवाना लैंड बना था। और गोंडवाना लैंड से ही, गोंडवाना लैंड के कौन कौन से भाग थे, कौन कौन थे, ठीक है, साउथ अमेरिका था, ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया था, भारत था, अफ्रीका था, ठीक है। ये सारे किसके भाग थे, गोंडवाना लैंड के भाग थे, ठीक है, किसके, गोंडवाना लैंड के भाग थे, ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः किसका, गोंडवाना लैंड का ही भाग था, ठीक है, ठीक है। अंगारा लैंड का भाग कौन कौन थे, अंगारा लैंड में थे नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, एशिया, यूरोप, ये सारे थे, ठीक है, किसके भाग थे, अंगारा लैंड के भाग थे, ठीक है। तो पूछा क्या गया था, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः किस विशाल भूखंड का भाग था, गोंडवाना लैंड का भाग था, ठीक है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, किसका, गोंडवाना लैंड का भाग था, ठीक है, किसका था, गोंडवाना लैंड का भाग था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा, ओके, ये कौन सा हो गया, ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 हमारे सामने रहा है, निम्नलिखित समूह में कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है। आपको यहाँ क्रम में बताना है, ठीक है, पूर्व से पश्चिम के क्रम में बताना है किसको, पूर्व से पश्चिम की डायरेक्शन में बताना है पर्वत शिखरों का, यानी माउंटेन रेंजेस का सही क्रम कौन सा होगा, सीरीज क्या होगा, ठीक है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए एवरेस्ट, फिर कंचनजंगा, अन्नपूर्णा, धौलागिरी। ऑप्शन बी है कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी। ऑप्शन सी है कंचनजंगा, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट। ऑप्शन डी है एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलागिरी, अन्नपूर्णा। निम्नलिखित समूह में कौन से पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम होगा, ऑप्शन बी। अगर पूर्व से पश्चिम की ओर देखा जाए तो होगा ऑप्शन बी, पहले आएगा कंचनजंगा, फिर आएगा एवरेस्ट, फिर आएगा अन्नपूर्णा, फिर आएगा धौलागिरी माउंटेन रेंजेस, ठीक है। अगर इसे हम पूर्व से पश्चिम, अगर ये पश्चिम से पूर्व की ओर चलें,
ठीक है। अगर पश्चिम से पूर्व की ओर चलें तो पहले धौलागिरी आएगा, फिर अन्नपूर्णा, फिर एवरेस्ट, फिर कंचनजंगा। ठीक है, इसे पूर्व से पश्चिम की ओर बताना है, इसलिए पहले कंचनजंगा आएगा, फिर एवरेस्ट, फिर अन्नपूर्णा, फिर धौलागिरी आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे सामने आया है, धूपगढ़ चोटी स्थित है धूपगढ़ पीक, धूपगढ़ चोटी स्थित है ए सतपुड़ा रेंज में, बी मैकार रेंज में, सी बिंद रेंज में, और डी इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है धूपगढ़ चोटी किस में स्थित है। ऑप्शन हो जाएगा ए सतपुड़ा रेंज में। ठीक है, सतपुड़ा रेंज में धूपगढ़ चोटी यानी धूपगढ़ पीक है वो स्थित है। ठीक है, सतपुड़ा की सर्वाधिक ऊंचाई पर महादेव पहाड़ी की, ठीक है, सतपुड़ा रेंजेस है उसमें कौन सी महादेव की पहाड़ी है, और महादेव पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। ठीक है, महादेव पहाड़ी की धूपगढ़ चोटी पर स्थित है कौन सा, महादेव की पहाड़ी है। ठीक है, सतपुड़ा की सर्वाधिक ऊंचाई महादेव पहाड़ी की धूपगढ़ चोटी पर है। ठीक है, कब महादेव पहाड़ी की है तो पहले क्या सतपुड़ा रेंज है, उसके महादेव पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, धूपगढ़ चोटी है। ठीक है, कौन सी, धूपगढ़ चोटी है। जैसे आपने देखा हो अरावली रेंजेस है, अरावली रेंजेस में देखा होगा और माउंट आबू है, माउंट आबू की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर। अरावली की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू पर कहाँ पे, गुरु शिखर है। ठीक है, इसी तरह इसकी सबसे ऊंची चोटी सतपुड़ा की कौन सी हो गई, धूपगढ़ चोटी है, जो कहाँ पे स्थित है, महादेव पहाड़ी। ठीक है, तो कौन सी होगी, धूपगढ़ चोटी। ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे सामने रहा है। अब करंट अफेयर से क्वेश्चन आ गए हैं। ठीक है, करंट अफेयर से क्वेश्चन आ गए हैं। 26 जनवरी 2025 को 2025 को भारत के 76 यानी 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन रहे थे। ठीक है, मेन गेस्ट जो बुलाया गया था वो कौन थे। ठीक है, मेन गेस्ट जो बुलाया गया था, ठीक है, रिपब्लिक डे पे, ठीक है, रिपब्लिक डे पे, तो वो कौन रहे यानी कौन थे। ये अभी हाल का ही बात है, 26 जनवरी की बात है, ये करंट अफेयर है, आपको पता होना चाहिए कौन रहे थे। ठीक है, ऑप्शन ए थर्मन नाम, ऑप्शन ए थर्मन षणमुगरत्नम, ऑप्शन ए थर्मन षणमुगरत्नम, ऑप्शन बी डोनाल्ड ट्रम्प, ऑप्शन सी प्रबोवो सुबियांतो। ठीक है, प्रबोवो सुबियांतो, ऑप्शन डी है इमैनुअल मैक्रो। कौन थे बताइए, कौन होंगे, कौन होंगे। ठीक है, कौन होंगे, एक मिनट। ऑप्शन सी, ठीक है, प्रबोवो सुबियांतो। ठीक है, प्रबोवो, नाम भी ऐसे इनके हैं, प्रबोवो सुबियांतो। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है, ठीक है, कौन सा है, प्रबोवो सुबियांतो। ठीक है, ये कौन सा सॉरी ये कौन से इंडोनेशिया गणराज्य के राष्ट्रपति महामहिम प्रबोवो सुबियांतो हैं। ठीक है, ये 25 से 26 जनवरी 2025 को भारत के राजकीय दौरे पर रहे राष्ट्रपति प्रबोवो भारत के 76वें गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे पर के रिपब्लिक डे समारोह पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे थे। ठीक है, और आगे ये इमैनुअल मैक्रो की बात की जाए तो फ्रांस गणराज्य के राष्ट्रपति महामहिम श्री इमैनुअल मैक्रो ये कब थे, 75वें गणतंत्र जब 75 रिपब्लिक डे बना था तभी 2024 में, तब ये थे क्या मेन गेस्ट यानी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। ठीक है, तो अभी अगर 2025 की बात की जाए तो ये क्या है, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हैं कौन से, प्रबोवो सुबियांतो। कौन से हैं, प्रबोवो सुबियांतो। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया आपका, सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, और बताते चलें आपको क्योंकि ये बहुत पीसीएस में पूछा जाता है कि राष्ट्रपति प्रेसिडेंट इंटरनेशनल, ठीक है, अन्य देशों के पूछ लिए जाते हैं कि कौन से देश के कौन से हैं। तो बता दें आपको थर्मन षणमुगरत्नम ये सिंगापुर के राष्ट्रपति हैं, थर्मन षणमुगरत्नम। ठीक है, इनका नाम भी ऐसा है, थर्मन षणमुगरत्नम। ये हैं कहाँ के, सिंगापुर के राष्ट्रपति हैं। और प्रबोवो सुबियांतो ये तो पता है आपको, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। डोनाल्ड ट्रंप को तो हर कोई जानता है, अमेरिका के राष्ट्रपति। ठीक है, इमैनुअल मैक्रो है फ्रांस के राष्ट्रपति। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, करंट अफेयर से ही क्वेश्चन है ये। हाल ही में केंद्र सरकार ने 16 जनवरी 2025 को किस वेतन आयोग के काल की घोषणा की है। ठीक है, किस वेतन आयोग के काल की घोषणा की है। ऑप्शन ए 8वें वेतन आयोग की, ऑप्शन बी 7वें वेतन आयोग की, ऑप्शन सी 6वें वेतन आयोग की, ऑप्शन डी होगा 5वें वेतन आयोग की। किस वेतन आयोग की घोषणा की है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा,
8वें वेतन आयोग की, 1 मिनट देखते हैं, बैक में जाएंगे, क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, हाँ ठीक है, 8वें वेतन आयोग की, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है, आंसर क्या हो गया, ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, कब किया गया है, 8वें वेतन आयोग की घोषणा की है। ठीक है, केंद्र सरकार ने 16 जनवरी 2025 को 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की। ठीक है, अगर देखा जाए तो प्रति 10 वर्ष में केंद्र सरकार कर्मचारियों के पारिश्रमिक को संशोधन करने के लिए वेतन आयोग को लागू करती है। और बताएं कि वेतन आयोग की सिफारिशें स्वीकार करना या न करना सरकार पर कोई बाध्यता नहीं है। ठीक है, वो उसे अस्वीकार भी कर सकती है, ठीक है, रिजेक्ट भी कर सकती है, या इसकी कोई बाध्य नहीं है उसकी सलाह मानने के लिए। ठीक है, 1947 से अब तक 7 वेतन आयोग गठित किए जा चुके हैं, जिनमें से अगर आखिरी बात की जाए तो 2014 में गठित हुआ था। ठीक है, 7वें वेतन आयोग के 2014 में गठित हुआ था और 1 जनवरी 2016 को लागू हुआ था। 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अशोक कुमार माथुर हैं। ठीक है, जिनका कार्यकाल 2026 में समाप्त होगा भी। ठीक है, कब होगा, 2026 में समाप्त होगा इनका कार्यकाल अशोक माथुर का। ठीक है, किसके 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष हैं। ठीक है, ये एक बार आप लिख लीजिएगा, दोबारा से सुन लीजिएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, ये भी किसका क्वेश्चन है, ये भी करंट अफेयर का ही क्वेश्चन है। ठीक है, प्रवासी भारतीय। ठीक है, बहुत ज़्यादा ये पूछा गया था, करंट अफेयर का कुछ नहीं कह सकते कि क्या पूछे, लेकिन आप पढ़ाना तो पड़ेगा ही। ठीक है, डेप्थ में पूरा कोशिश करें कि डेप्थ में ही आपको पढ़ाएं। ठीक है, क्योंकि अभी करंट अफेयर की अलग से क्लास भी लेंगे। ठीक है, क्योंकि जिस तरह से आयोग पूछने लग गया है तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपको उसमें डूबना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मली तो नहीं होने से रहा। ठीक है, तो क्या प्रवासी भारतीय 2025 का विषय क्या रखा गया है। ऑप्शन ए विकसित भारत में प्रवासियों की भूमिका, ऑप्शन बी विकसित भारत के लिए प्रवासी भारतीयों का योगदान, ऑप्शन सी विकसित भारत विकसित प्रवासी, ऑप्शन डी प्रवासी से भारत का विकास। ठीक है, ये क्वेश्चन खुद मेरे बनाए हुए हैं करंट अफेयर के सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो कौन से विकसित भारत में प्रवासियों की भूमिका है या विकसित भारत के लिए प्रवासी भारतीयों का योगदान, क्योंकि एक जैसे मैच करते हुए हमेशा आयोग पूछता है। ठीक है, जिसमें आप कंफ्यूज हो जाएं, इसलिए अगर आपको अच्छे से एकदम से पढ़ना है तो क्या है, विकसित भारत के लिए प्रवासी भारतीयों का योगदान, ये होगी इसकी थीम, प्रवासी भारतीय। ठीक है, प्रवासी भारतीय 2025 का विषय की थीम थी विकसित भारत के लिए प्रवासी भारतीयों का योगदान। ठीक है, अच्छा आप बताएं, यह प्रति 2 वर्ष में 9 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, प्रत्येक 2 वर्ष में ये 9 जनवरी को मनाया जाता है। इसका रीजन क्या है, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाने का रीजन क्या है, क्योंकि 1915 में 9 जनवरी के दिन ही 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से, हमारे महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। ठीक है, इसलिए इसका भी रीजन है कि प्रवासी भारतीय दिवस क्या 9 जनवरी को ही मनाया जाता है। इसी दिन ही वापस वो लौटे थे 1915 में, कहाँ से, दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, साउथ अफ्रीका से। और बताएं कि उड़ीसा में यह 8 से 10 जनवरी के मध्य उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में मनाया गया है। ठीक है, और यह प्रति 2 वर्ष के पश्चात ही मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है, 9 जनवरी को मनाया जाता है। रीजन आपको बता दिया क्या था इसके रीजन। ठीक है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, क्या था, क्योंकि महात्मा गांधी वहाँ से दक्षिण अफ्रीका से 1915 में 9 जनवरी के दिन ही वापस लौटे थे, कहाँ, भारत। ठीक है, कहाँ लौटे थे, भारत। और ये बताइए सम्मेलन की स्थापना किसने की थी, 2003 में। सम्मेलन की स्थापना किसने की थी, 2003 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जो थे अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा की गई थी। ठीक है, प्रवासी भारतीय सम्मेलन इनकी स्थापना। ठीक है, सम्मेलन दिवस मनाने की स्थापना। और इस बार जो मनाया गया वो 18वां प्रवासी भारतीय दिवस था। कौन सा था, 18वां, 18th। ठीक है, 18वां प्रवासी भारतीय दिवस था। ठीक है, इससे पहले 17 मनाए जा चुके हैं। ठीक है, और क्या था ये, कहाँ मनाया गया, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में। ठीक है, उड़ीसा की राजधानी कहाँ पे, भुवनेश्वर में, भुवनेश्वर में। ठीक है, बाकी अगर डेप्थ में पढ़ाएंगे तो बताएंगे आपको। ठीक है, ओडिशा की राजधानी कहाँ मनाया गया, भुवनेश्वर में मनाया गया। ठीक है, 1 मिनट, कहाँ पे, ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में ये मनाया गया। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, और यह रहा हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन करंट अफेयर से ही है। हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स संगठन का पूर्ण सदस्य बना है, हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स संगठन का पूर्ण सदस्य बना है, ए मलेशिया, बी इंडोनेशिया, सी चीन, डी भारत। कौन सा बना है बताइए।
हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स संगठन का पूर्ण सदस्य बना है, वो होगा इंडोनेशिया। ठीक है, कौन सा बना है, इंडोनेशिया। ठीक है, आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हुए। ठीक है, अब आपको बताना है कि आपको क्वेश्चन का लेवल कैसा लग रहा है। अगर आपको और टफ चाहिए तो क्वेश्चन तो वही बनाने चाहिए ना जो आयोग पूछता है। ठीक है, आयोग जिस तरह से पूछता है हम पूरी कोशिश कर रहे हैं इस तरह से क्वेश्चन बनाने की। ठीक है, और आप लोग कितना कर पा रहे हैं ये भी हमें बताइए। ठीक है, और आप और कुछ पढ़ना चाहते हैं क्योंकि हमारी एक क्लास और चलती है। ठीक है, तो टाइम नहीं मिल पाता है। हाँ, आपको बता दें कि हम अल्टरनेट ही क्लास ले पाएंगे, एक दिन छोड़ के एक दिन ही क्लास ले पाएंगे। इसलिए आप ये मत सोचिएगा कि क्लास क्यों नहीं हो पा रही, याद रखिएगा कि हमारी क्लास अल्टरनेट ही होती है। ठीक है, और बाकी आप क्या करना, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, जिससे कि हम अच्छा से अच्छा कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेटेड हों और अच्छे से अच्छा आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराएं। ठीक है, अच्छे से अच्छा आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराएं। ठीक है, और बाकी आप अपना बताइएगा आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और करंट अफेयर के क्या क्वेश्चन आपने कर पाए या फिर किस तरह से क्वेश्चन लगे। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।